फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाउंस टू बुक टेक अ लुक। लास्ट वीडियो में हमने एवोगाड्रोस लॉ तक पढ़ा था और आज हम शुरू करेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। दोनों बहुत ही हद तक सिमिलर है, दोनों में एक जैसी बातें कही गई हैं। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मास मॉलिक्यूल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स। एवोगाड्रोस लॉ में भी यही बातें कही गई थी कि समान ताप और समान दाब पर किसी भी गैस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं, यानी कि अणु की संख्या बराबर होती है। के तौर पे यह दिया गया है कि इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज सेम देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2O, O2, CH4। इसके जगह पे हम गैसेस भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गैसेस ही हैं। will contain same number of molecules and moles। अब एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के अंदर हमें इसके फैक्ट्स पढ़ने हैं, फैक्ट्स ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ की। हम एवोगाड्रो लॉ का यूज़ किस तरीके से करते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले हम देखेंगे फैक्ट्स ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। इसमें पहला जो कहा गया है, it makes distinction between atom and molecules। Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, and molecule is the smallest particle of a compound which can take part in chemical reaction। ये बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई हैं, जब मैंने एटम और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया था। उस टाइम भी मैंने ये बातें बताई थी कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और मॉलिक्यूल यानी कि अणु किसी भी कंपाउंड मीन्स किसी भी यौगिक का सबसे छोटा भाग होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा जो टॉपिक है, द गैस सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एटसेट्रा आर डायटोमिक। देयर वन मॉलिक्यूल कंटेन्स टू एटम्स। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर ट्राइएटोमिक। देयर वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 एटम्स। सेकेंड पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि एवोगाड्रोस लॉ उन गैसेस पर भी एप्लीकेबल होता है जो कि मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक होते हैं, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स और एटम के टर्म में बातें कही गई हैं, इसलिए यहाँ पे भी एवोगाड्रोस लॉ एप्लीकेबल होगा। अब हमारा नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। तो सबसे पहले मतलब ये हमें बताता है कि एवोगाड्रोस लॉ का यूज़ कहाँ करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहला है, इन डिटरमाइनिंग द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेज, एटॉमिसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले मैं बता दूं एटॉमिसिटी का हिंदी मतलब होता है परमाणुता। मतलब किसी भी यौगिक में, किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी कंपाउंड में कितने एटम, कितने परमाणु उपस्थित हैं, परमाणु की संख्या को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एवोगाड्रोस लॉ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल उपस्थित हैं। ये हमें ये पहला पॉइंट बताता है। और जो दूसरा पॉइंट वो है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ये हमें एक संबंध देता है, एक रिलेशन देता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट यानी कि वाष्पित घनत्व और आणविक भार के बीच में। और वो रिलेशन मैंने नीचे बताया है। ये अलग अलग टर्म है और सबसे इजी ये है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वीडी। वीडी मीन्स वेपर डेंसिटी। कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। और अब केमिस्ट्री में कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिन्हें कि जानना ज़रूरी होता है। ये केमिस्ट्री को समझने में
हमारी बहुत हेल्प करते हैं और कैलकुलेशन में भी आपको इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में मालूम नहीं होगा तो केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले है हमारा ग्राम एटॉमिक, द अमाउंट ऑफ एन एटॉमिक सब्सटेंस हुज वेट इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी तत्व, किसी भी एटॉमिक सब्सटेंस का जो ग्राम में जितना वेट होगा, जितना भार होगा, वो बराबर होगा एटॉमिक वेट के, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के। अब दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। The mass in gram of 1 mole of molecular compound is called the gram molecular weight. It is numerically equal to the molecular weight. किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के 1 मोल का भार बराबर होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी तत्व का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार हमें ये बताता है कि वह एलिमेंट कार्बन 12 मीन्स कार्बन 12 आइसोटॉप, यानी कार्बन के 12 आइसोटॉप मीन्स समस्थानिक, यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक के 12वें भाग से कितना गुना। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स परमाणु भार। तो atomic mass of an element is the number which indicate how many times the mass of one atom of element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। किसी भी तत्व का एटॉमिक वेट हमें ये बताता है कि उस तत्व के एक एटम का भार कार्बन 12 यानी कार्बन के 12वें समस्थानिक के 12वें भाग का कितना गुना है। रिलेशन के यूज से कैलकुलेट किया जा सकता है और वो ये है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब आते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इससे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक वेट और यहाँ पे है ग्राम एटॉमिक मास। तो आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मास और वेट दोनों एक जैसी चीज़ें, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मास और वेट, भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। तो अब हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी परमाणु के भार को जब हम यानी ग्राम के रूप में कैलकुलेट करते हैं तब उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। और इसी तरह मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास दोनों की डिफिनीशन सेम है, बस फ़र्क इतना है कि एटॉमिक मास में हम एटम्स की बात करते हैं और मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। बाकी दोनों में एक जैसी बातें ही कही गई हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड, सब्सटेंस मीन्स एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। आप मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की डिफिनीशन मिला सकते हैं। जैसा कि मैंने एटॉमिक मास में बताया था कि कार्बन 12 से मॉलिक्यूलर मास हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट एंड कंपाउंड, किसी भी तत्व और यौगिक में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो अणु पाए जाते हैं, वो कार्बन के 12वें समस्थानिक के 12वें भाग का कितना गुना है, यानी कि किसी भी यौगिक में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब ग्राम एटॉमिक मास की तरह ही हमें पढ़ना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
और यहाँ भी ग्राम एटॉमिक मास की तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन सेम होगी, बस एटम्स की जगह हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। when molecular mass of substance is expressed in gram, it is called ग्राम molecular mass। ग्राम एटॉमिक मास में भी मैंने यही बताया था कि when the atomic mass of element is expressed in gram, it is called ग्राम atomic mass। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी सेम है, बस एटम्स की जगह मॉलिक्यूलर को रख दिया गया है। यानी कि जब हम अणु के भार को ग्राम में कैलकुलेट करते हैं तो उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और इसमें भी वही सारी बातें कही गई हैं जो कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। It is the theoretical proof for the validity of different law of chemical combination. It is the theoretical proof for the validity of different laws of chemical combination given by John Dalton। डाल्टन साहब के द्वारा दिए गए ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को वैलिड बताने के लिए डाल्टन साहब ने दिया है, जिसमें उन्होंने जो पहली थियोरी दी है, उन्होंने कहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम विच आर टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दूसरा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, शेप एंड साइज। तीसरा, उन्होंने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप एंड साइज। मतलब एक तत्व के परमाणु के आकार, भार, आकार एक जैसे होंगे, और किसी अलग तत्व के, यानी दो अलग अलग तत्व के परमाणु का भार और उसका आकार अलग अलग होगा। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और सबसे लास्ट जो उन्होंने कहा वो है एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब दो या दो से अधिक एक जैसे या अलग अलग तत्व मिलकर कंपाउंड यानी कि यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं, या हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी थ्योरी पढ़ते हैं, उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं, और अगर हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन दी गई है। इसमें पहला है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास। जैसा कि डाल्टन साहब ने बताया था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, शेप, साइज, एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज। लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताया कि क्या कारण है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, साइज एंड मास। मतलब क्या कारण है कि अलग अलग तत्व के परमाणु का आकार और भार अलग अलग होता है। अब दूसरा जो लिमिटेशन है वो है कि डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप सो दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। मतलब आइसोटॉप्स के खोज के बाद, यानी कि समस्थानिकों के खोज के बाद डाल्टन साहब की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि आइसोटॉप्स के खोज के बाद ये पता चला कि एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते हैं। जो तीसरा लिमिटेशन है वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस सो दैट द मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन के समय नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान उनकी ये थ्योरी भी कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि यहाँ साफ साफ बताया गया कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान परमाणु का भार ऊर्जा के रूप में निष्कासित होता है। ऊर्जा में किसी भी तत्व के परमाणु का भार ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है, यानी कि ऊर्जा का रूपांतर मास में भी हो सकता है,
भार में भी हो सकता है। और डाल्टन साहब ने यह भी कहा था कि द एटम में नॉट कंबाइन इन सिंपल रेशियो एज सजेस्टेड बाय डाल्टन्स थियोरी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा या फिर आपने पहले से पढ़ रखा होगा, आपको मालूम होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें एक लॉ पढ़ना था, जो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर आपको याद ना हो तो मैं वो लॉ दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस लॉ में डाल्टन साहब ने कहा था कि दो या दो से अधिक तत्व जब भी यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें मैंने शुगर का एग्जाम्पल लिया है, चीनी का सूत्र C12H22O11, और इसमें एटम्स के रेशियो जो होते हैं, परमाणु के जो रेशियो हैं, परमाणु के जो अनुपात हैं वो एक जैसे नहीं है, सिंपल रेशियो में नहीं है। इसीलिए यहाँ पे डाल्टन साहब की थियरी पूरी तरह से सही साबित नहीं होती। अब हमारा लास्ट जो लिमिटेशन है वो है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन साहब ने कहा था कि इसका मतलब कि किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व के परमाणु का रूपांतर किसी दूसरे तत्व के परमाणु के रूप में भी हो सकता है, और इस प्रक्रिया को हम ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और सबसे पहले बात करेंगे मोल की डिफिनेशन की। तो द अमाउंट ऑफ a substance that contains as many particles or entities as there are atom in exactly 12 gram of carbon 12 isotope। मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम भार में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कण मौजूद होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। मोल को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत ही आसान सा रिलेशन दिया गया है। अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मास पता है और कंपाउंड का फॉर्मूला पता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे, और मास और मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होगा वो हमें उस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल बता सकता है। और अगर हम वॉल्यूम के रूप में बात करें कि 1 मोल कितना होता है, तो a mole is defined as the amount of the gas which has a volume of 22.4 liter at STP। STP means standard temperature and pressure, मतलब मानक ताप और दाब। मानक ताप और दाब पर किसी भी गैस के आयतन 22.4 लीटर है तो वो 1 मोल के बराबर होगा। और अगर हमें किसी भी कंपाउंड का आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लीटर में है तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर मिलीलीटर में दिया गया है तो हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। दोनों सेम है, बस यूनिट का फ़र्क है दोनों में, और कुछ नहीं। कुछ तरीके हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड में कंसंट्रेशन यानी कि किसी भी यौगिक में किसी तत्व की सांद्रता निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा मास परसेंट, इसे हम वेट बाय वेट मेथड भी बोलते हैं। इसमें बस प्रतिशत निकालना होता है और ये बहुत ही आसान है। दूसरा हमारा वॉल्यूम परसेंट, ये बिल्कुल मास परसेंट के जैसा है, लेकिन इसमें अगर हमें किसी कंपाउंड का वॉल्यूम पता है, आयतन पता है, तो हम इस विधि का यूज़ करेंगे, इस मेथड का यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा मास बाय वॉल्यूम, अगर किसी भी कंपाउंड का वॉल्यूम पता हो और सॉल्यूट यानी कि
विलेय की मात्रा पता हो, विलेय का भार पता हो, तो हम इस मेथड के हेल्प से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब है हमारा पार्ट पर मिलियन, इसे शॉर्ट में पीपीएम भी कहा जाता है। ये इंडस्ट्रियल यूज़, इसका इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा होता है, यानी कि दवाई की मैन्युफैक्चरिंग में या फिर किसी खाद्य कंपनी में इसका उपयोग किया जाता है। और इस फॉर्मूला का इंडस्ट्रियल यूज़ होने का कारण ये है कि अगर किसी भी यौगिक में विलेय की मात्रा बहुत ही कम है, तब भी हम उस तत्व की सांद्रता निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे न्यूमेरिकल के लिए हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस विधि से, इन सभी मेथड से सॉल्व करने पे हम बहुत ही आसानी से किसी भी एलिमेंट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। मोल फ्रैक्शन को मैंने अच्छे से समझने के लिए इसे थोड़ा डिटेल में बताया है। किसी भी यौगिक में कोई तत्व A है और उसके मोल, और उसमें मोल की संख्या Na है, और कोई दूसरा तत्व B है जिसके मोल की संख्या Nb है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल। तो अगर हमें A के रिस्पेक्ट में A के लिए, किसी तत्व A के लिए मोल कैलकुलेट करना है, तो हम A के जो नंबर ऑफ मोल होंगे उसे ऊपर में रखेंगे और नीचे में हम A और B के मोल्स को जोड़ देंगे। मतलब ये किसी एक तत्व के मोल का रेशियो होता है पूरे कंपाउंड के मोल के रेशियो के साथ। और B के लिए भी सेम, हमें B का निकालना है तो B के मोल्स को ऊपर रखेंगे और पूरे कंपाउंड के मोल को नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो आएगा वो हमारा मोल फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया हुआ आंसर होगा। हम 2 से अधिक एलिमेंट्स के लिए भी इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चाहे कितने भी एलिमेंट्स हों, हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter or 1000 ml of a solution is known as molarity of that solution। किसी भी 1 लीटर और 1000 ml के विलयन में विलायक की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है और इसका यूनिट मोल प्रति लीटर होता है, मोल पर लीटर। मोलारिटी को बहुत से अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कंसंट्रेशन, एक्टिव मास और मोलर मास। किसी भी सॉल्यूशन में मोलारिटी को हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसकी डिफिनेशन से ही रिलेशन यहाँ पे बनाया गया है। मोलारिटी की तरह ही एक टर्म है मोलालिटी। मोलारिटी मीन्स मोलरता और मोलालिटी मीन्स मोललता। मोलारिटी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें वॉल्यूम पता होता है, जब विलयन का आयतन मालूम होता है। और मोलारिटी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें विलायक का, सॉल्वेंट मीन्स विलायक, सॉल्यूट मीन्स विलयन और सॉल्यूशन मीन्स विलायक। तो मोलारिटी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें विलायक की मात्रा पता हो, विलायक का वजन पता हो। इसे ही मोलारिटी की डिफिनेशन के रूप में इसे ही लिखा गया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी ऑफ दैट सोल्यूशन। यहाँ 1 लीटर या फिर 1000 ml के लिए बात की गई थी जब हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना था तब, और मोलालिटी के लिए 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम के लिए बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ वजन दिया गया है। मोलालिटी के डिफिनेशन से हम पाते हैं कि 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम विलायक में जितने नंबर ऑफ सोल्यूट, विलायक, विलेय की संख्या को हम मोललता कहते हैं। और इसे मोललता को हम दूसरे शब्दों में मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। मोलालिटी को मोलल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे
मोलल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने को कहा जाए तो उसकी मोललता यानी कि मोलालिटी ही कैलकुलेट करेंगे। मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिलेशन दिया गया है। अगर हमें सॉल्वेंट की मात्रा दी गई है किलो में तब हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें सॉल्वेंट विलायक की मात्रा ग्राम में दी गई हो तो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलारिटी और मोलालिटी के जैसे एक और टर्म है नॉर्मेलिटी, इसकी परिभाषा यहाँ दी गई है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1000 ml or 1 liter of a solution is known as normality of that solution। मतलब नॉर्मेलिटी हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमें वॉल्यूम पता हो, आयतन पता हो किसी भी सॉल्यूशन का, यानी कि किसी भी विलेन का। जैसा कि इसमें एक टर्म आया है ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तो उसे मैंने नीचे में बताया। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय रेशियो ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, यानी कि हमें जिस तत्व का ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है उस तत्व के वेट से हम रेशियो निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट का। और हम इक्विवेलेंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक वेट पता होना चाहिए या फिर मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। हम एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों में से किसी एक की मात्रा अगर हमें मालूम है तो हम उसे वैलेंसी से यानी कि संयोजकता से भाग दे देंगे तो हमें इक्विवेलेंट वेट प्राप्त होगा। इसे हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है संयोजकता, इसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा, पर मैं यहाँ इसे फिर से बता रहा हूँ। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाह्यतम कक्षा में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें उस एटम की वैलेंसी बताता है, उस परमाणु की संयोजकता बताता है। और अगर इन केस ऑफ आयंस, अगर हमें आयनिक तत्व दिया गया हो तो उसके लिए हमें देखना होता है H+ आयन और OH- आयन। H+ आयन हमें देखना होता है कब, एसिड में, और OH- आयन हमें देखना होता है बेस में। अगर हमें कोई आयनिक तत्व दिया गया हो और उसमें हमें बताना हो कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है तो हम पहले ये देखेंगे उस आयनिक तत्व में हमें हाइड्रोजन प्लस मिल रहा है या फिर हाइड्रोक्साइड यानी OH- मिल रहा है। H+ हम एसिड या अम्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अम्ल में जितने भी H+ आयन होंगे उसे हम उस आयनिक तत्व की वैलेंसी कहेंगे। या फिर अगर OH- आयन हमें मिल रहा है तो वो भी उसकी संख्या कितनी है वो हम देखेंगे, क्योंकि वो संख्या ही हमें उस आयनिक तत्व की वैलेंसी बताता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस gain or shared from outermost orbit of an atom to make atom stable। यहाँ पे नीचे में आपके समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की, जो कि मैंने पहले भी यहाँ पे बता दिया है इक्विवेलेंट वेट। अब इस पे हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इसके इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए दो चार अलग फार्मूला है। एसिड के टर्म में अलग है, बेस के टर्म में अलग है, एसिड साल्ट के टर्म में अलग है और नॉर्मली अलग है। नॉर्मली मैंने बता दिया है एसिड और बेस। एसिड के लिए मॉलिक्यूलर वेट हमें उस तत्व का मालूम होना चाहिए और बेसिसिटी मालूम होना चाहिए। ध्यान रखिए, जब हमें किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो हमें बेसिसिटी मालूम होनी चाहिए, और अगर किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो तो हमें उसका फॉर्मूला तो मालूम होना नेसेसरी है, और उसके अलावा बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए एसिडिटी मालूम होनी चाहिए। अब बेसिसिटी क्या है और एसिडिटी क्या है? बेसिसिटी मीन्स
क्षारकता और एसिडिटी मीन्स अम्लीयता। यहाँ इसे अलग टॉपिक बनाकर मैंने यहाँ पे समझा दिया है 2 लाइन में। बेसिसिटी ऑफ एसिड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एन एसिड। जो बातें मैंने पीछे बताई थी वही बात यहाँ कही जा रही है। और उसी तरह एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस, एसिडिटी ऑफ बेस इज नंबर ऑफ OH प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन बाय बेस। अब जो हमारा लास्ट टर्म है मोल कॉन्सेप्ट में जो यूजफुल है वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या है? तो फॉर्मेलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट, रेशियो ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब प्रति लीटर विलियन में फॉर्मूला वेट की मात्रा। फॉर्मूला वेट किसे कहते हैं? ये है क्या? जैसे नीचे में समझाया गया, फॉर्मूला वेट इज द सम ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला of all atoms appearing in a given chemical formula। किसी भी तत्व में हमें जो एटम्स के नंबर, मॉलिक्यूल्स के नंबर बताया जाता है, फिर जिस तरह मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से फॉर्मूला वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट एक ही है। अगर आप किसी भी तत्व का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब आप वो फार्मूला वेट भी कैलकुलेट कर रहे हैं। आप मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन में फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन यहाँ पे दिया गया, नंबर ऑफ फार्मूला वेट बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलियन की मात्रा लीटर में जितनी होगी उससे हम फार्मूला वेट को भाग दे देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। आज की क्लास की सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में, और वो है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये भी बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये है क्या, और इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में बहुत जगह किया जाता है। एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड में बी डिफाइंड एज। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कहा जा रहा है द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरिएबल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझाया गया है कि द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरिएबल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसके रिलेशन यहाँ आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन। एन मीन्स एनी रियल नंबर। अगर आप दोनों में से कोई एक कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो आप दूसरा निकाल सकते हैं इस रिलेशन के हेल्प से। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल नीचे में दे दिया ताकि समझने में आपको आसानी हो। हम देखेंगे पहले इस एग्जांपल को कि इस एग्जांपल में हमें किस तरीके से काम करना है। हमें इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द मास परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इज 40.57, 88.53 and 23.65 respectively and rest is oxygen। मतलब इतने के ये हमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के परसेंट मास, प्रतिशत भार दिए गए हैं, और इनके अलावा जो बच जाएगा वो हमारा ऑक्सीजन होगा। द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 59। मोलर मास हमें जो दिया गया है वो 59 दिया गया है। किसी भी कैलकुलेशन में हमें पर्याप्त डाटा दिया जाता है ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। अब हमसे ये पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा अगर इतना कुछ हमें दिया गया है तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले तो हमें ऑक्सीजन परसेंट निकालना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया गया। तो 100, चूँकि जब भी बात हम प्रतिशत की करेंगे तो वहाँ पे 100 की बात होगी, 100 का कितना भाग। तो
हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के प्रतिशत को घटा देंगे 100 में से, तो हमारा ऑक्सीजन प्रतिशत निकल जाएगा जो कि 27.25 है। अब हम आएंगे अपने फर्स्ट स्टेप पे। हमारा फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हमें चूंकि क्वेश्चन में ही परसेंट मास दिया गया इसलिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि किस एलिमेंट का परसेंट मास कितना है। यहाँ पे मैंने कॉलम बना के समझाया है, एक में ये एलिमेंट लिखे गए हैं, दूसरे में उनके परसेंट मास। ये हमारा स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा स्टेप देखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंट मास न दिया गया हो तो आप इस रिलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है कैलकुलेट एटॉमिक रेशियो, यानी परमाणु का अनुपात हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मास परसेंट बाय एटॉमिक वेट, इसके हेल्प से हम एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि फॉर्मूला में बताया गया था कि मास परसेंट बाय एटॉमिक वेट, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, और मास परसेंट सभी का यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब जब हमने दूसरे स्टेप को फॉलो किया तो हमारा एटॉमिक रेशियो आया 3.38 कार्बन का, और उसी तरह से बाकी एलिमेंट के यहाँ पे दिए गए हैं। अब हमें फॉलो करना है तीसरा स्टेप, डिवाइड द वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर। अब किस स्मॉलेस्ट नंबर से भाग करेंगे हम, ये थर्ड स्टेप हमें बोल रहा है कि स्टेप 2 को फॉलो करने से हमारा जो भी आंसर आया है उसे हम स्मॉलेस्ट नंबर से भाग दें। तो हम कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से भाग दें, ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हमने जो कैलकुलेट किया उससे हमें ये 3.38, 8.53, 1.69 और 1.70 आया। अब इसे हम स्मॉलेस्ट, यानी कि इन सभी में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है, 1.69। तो अब इससे हम भाग देंगे इन सभी को। ये हमारा हो गया स्टेप थर्ड, सिंपल रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें जितने भी हमारे एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो थे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1.69 से 1.69 से भाग देने पे हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ गया है सभी एलिमेंट का। अब हमारा चौथा जो स्टेप है, राइट इंपेरिकल फॉर्मूला बाय मेंशन द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट। सिंपलेस्ट होल नंबर यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब चौथा स्टेप हमें बोल रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, सभी तत्व के सिंबल को लेकर बताना कि कितने एलिमेंट उसमें मौजूद हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला, कार्बन के C2 यानी कार्बन के 2, कार्बन एलिमेंट के सिंपल होल नंबर कितने 2, हाइड्रोजन के 5 तो H5, C2H5, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 1 हैं इसलिए C2H5NO। ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम इंपेरिकल वेट कैलकुलेट करेंगे, इतना हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, आगे काम करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे इंपेरिकल वेट। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से इंपेरिकल वेट कैलकुलेट किया गया है। और मॉलिक्यूलर वेट हमें क्वेश्चन में दिया गया था 59, यहाँ आप देख सकते हैं 59, द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 59। अब मैंने रिलेशन ये बताया था N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय इंपेरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हमारा 59 और इंपेरिकल वेट कितना, वो भी 59। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो N इज इक्वल टू 1। N जो हमारा एनी रियल नंबर था वो कितना आया 1, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपेरिकल फार्मूला इंटू N, बस हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे C2H5NO इंटू 1 इज इक्वल टू C2H5NO। ये हमारा इंपेरिकल फार्मूला यहाँ कैलकुलेट हो गया और ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट हो गया। आज की इस वीडियो में हमने एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा,
मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना सीखा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, काइनेटिक रिएजेंट के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड स्टोकियोमेट्री। इसमें हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। अपनी थर्ड वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जिसमें मैंने अभी तक जितनी बातें पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।